हेलो, नमस्कार और आदाब है मेरे तमाम दोस्तों को। आपके दोस्त और गाइड इरफान की तरफ से एक बार फिर आपके साथ आपके अपने चैनल एस्ट्रो एश्योरेंस पे। मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं नवमांश देखने के तरीके पे, उसे सही तरीके से कैसे देखा जाए और उसे लग्न चार्ट के साथ मिला के या उसके साथ ताल्लुकात में रख के कैसे देखा जाए। फिर भी मैं देखता हूँ कि बहुत मर्तबा लोग जब कभी मेरी कोई वीडियो देखते हैं किसी खास ग्रह के बारे में मुख्तलिफ साइंस में, तो कुछ सवाल ये होते हैं कि क्या ये नवमांश में भी देखा जाता है। तो मैं ये बात बहुत साफ साफ कर दूं, इस वीडियो में मैंने एक ज्यादा नेगेटिव टर्म इस्तेमाल की है, कैसे न देखें नवमांश को, क्योंकि फर्ज यही रहता है कि हाँ, ये तो देखने का ये तरीका है, मगर क्या हम इसे इस तरह भी देख सकते हैं। तो मैं ये वीडियो एक गाइडलाइन के तौर पे ज्यादा बना रहा हूँ कि नवमांश को कैसे नहीं देखना चाहिए, कैसे गुमराह नहीं होना चाहिए। अब मैं जानता हूँ कि इंटरनेट पे बहुत सारी वीडियोस मौजूद है, कभी कभी वो एक दूसरे के उल्ट भी होती है। मिसाल के तौर पे कुछ लोग नवमांश में भाव देखते हैं, नवमांश में लग्न देखते हैं वगैरह वगैरह, और नवमांश में युति भी देखते हैं, मगर ऐसे नहीं देखा जाता। मैं आपको नवमांश देखने का एक बहुत जनरल तरीका बताता हूँ। तुम्हारा एक दोस्त है, बहुत करीबी, बहुत अच्छा दोस्त है। अगर किसी वजह से वो बीमार पड़ जाए और हॉस्पिटल में हो, तो क्या वो तुम्हारा दोस्त नहीं रहेगा? रहेगा। वो तुम्हारी भलाई चाहेगा, बस इतना होगा कि उसकी मदद करने की हैसियत कम हो जाएगी, मगर दोस्त तो वो रहेगा, चाहे वो बीमार हो या ना हो। दूसरी तरफ तुम्हारा एक दुश्मन है, चाहे वो कितना भी तंदुरुस्त हो या बीमार हो, दुश्मन तो वो रहेगा ही। एक तंदुरुस्त दुश्मन तुम्हें ज्यादा नुकसान पहुंचा सकता है, एक अमीर दुश्मन भी शायद ज्यादा नुकसान पहुंचा सके। तो मैं इससे क्या मतलब निकाल रहा हूं? मतलब ये कि अगर लग्न चार्ट में किसी ग्रह की पोजीशन बहुत ही खराब है, तो वो नवमांश में चाहे कितनी ही अच्छी पोजीशन में चला जाए, नवमांश में अच्छी जगह पे होने से वो ग्रेट नहीं बन जाता। मिसाल के तौर पे एक ग्रह जो लग्न चार्ट में नीच का है, अगर वो नवमांश में ऊंचा दिखाई देता है, तो वो फिर भी नीच का ही ग्रह रहेगा, बस उसमें कुछ एनर्जी आ जाएगी, बस इतना ही है। तो ये ऐसे है जैसे तुम्हें एक पिज्जा दिया गया हो, अगर तुम उस पिज्जा के 9 टुकड़े कर दो तो 9वां टुकड़ा पिज्जा ही रहेगा, केक नहीं बन जाएगा। और मैं ये उदाहरण बहुत सारी वीडियोज में दे चुका हूँ। तो जब तुम लग्न चार्ट देखते हो तो ग्रह की पोजीशन वहां सबसे ऊपर है, सुप्रीम है, और नवमांश में उसकी पोजीशन सिर्फ ये बताएगी कि वो जरा सा बेहतर है या जरा सा बुरा, मगर नवमांश की पोजीशन किसी ग्रह को ऐसा नहीं बना देगी कि अगर उसकी ताकत 0% है तो वो नवमांश में आके 100% हो जाए। अगर लग्न चार्ट में उसकी ताकत 95% है और नवमांश में वो नीच का दिखे, तो इसका मतलब ये नहीं कि उसकी सारी ताकत खत्म हो गई। ऐसे नहीं देखा जाता नवमांश को। नवमांश को हमेशा लग्न चार्ट के साथ मिला के, उसके साथ ताल्लुकात में रख के देखा जाता है, अकेले नहीं। तो अगर लग्न चार्ट में कोई ग्रह किसी बहुत ही दुश्मन राशि में हो और खराब हालत में हो किसी बुरे दोष के साथ, चाहे नवमांश में वो ऊंचा दिखे और अच्छी युति में हो, तो भी वो बहुत अच्छा नहीं हो जाएगा। मिसाल के तौर पे चांद को लीजिए, अगर लग्न चार्ट में वो बृहस्पति के साथ दिखता है, जिससे गजकेसरी योग बनता है। अब अगर वो नवमांश चार्ट में जाता है और वहां अगर वो शनि के साथ एक ही घर में दिखता है, भाव शब्द नवमांश के लिए इस्तेमाल करूं, अगर नवमांश में वो शनि के साथ दिखे तो क्या वो युति हो जाएगी? नहीं। नवमांश में शनि और चांद का साथ होना विष दोष नहीं बनाता। विष दोष सिर्फ लग्न चार्ट में लागू होता है। दोष, बुरा दोष, राजयोग, ये सब लग्न चार्ट में लागू होते हैं। इनमें से कोई भी चीज नवमांश चार्ट में लागू नहीं होती। दूसरी बात, उच्च नीच या ग्रह की डिग्निटी सिर्फ लग्न चार्ट में देखी जाती है, नवमांश चार्ट में नहीं। नवमांश चार्ट में जो तुम देखते हो वो लग्न चार्ट में उसकी पोजीशन की एक अतिरिक्त ताकत या कमजोरी होती है, और वो भी उसके बिना या अलग से नहीं, बल्कि उसी के साथ। तो नवमांश चार्ट में ग्रह को हम कैसे देखें? तुम लग्न चार्ट में ग्रह की पोजीशन को आधार बनाकर उसका आखिरी नतीजा या डिसेमिनेशन देखते हो। मिसाल के तौर पे अगर लग्न चार्ट में बृहस्पति कर्क राशि में है,
मगर नवमांश में वो मकर राशि में दिखता है, तो क्या बृहस्पति अपनी सारी ताकत खो देगा? कर्क राशि में लग्न चार्ट में होना उसे ऊंचा बनाता है, बस नवमांश में अपनी नीच राशि में चले जाने से क्या वो अब नीच का हो जाएगा? जरा सोचो, अगर तुम पिज्जा के 9 टुकड़े करो तो 9वां टुकड़ा पिज्जा ही रहेगा, केक नहीं बनेगा, और नहीं 9वां टुकड़ा पिज्जा का जहर बन जाएगा। वो पिज्जा ही रहेगा, बस इतना होगा कि किसी को टॉपिंग ज्यादा मिले, किसी को कम, किसी को बेस ज्यादा मिले, किसी को चीज वाला हिस्सा मिले, किसी को ना मिले, बस इतना ही फर्क है। और ये फर्क भी बहुत मामूली है। मिसाल के तौर पे, जब बृहस्पति लग्न चार्ट में कर्क राशि में दिखता है, मगर अगर वो 20 डिग्री से 23 डिग्री 20 मिनट के बीच में हो, तो नवमांश चार्ट में वो मकर राशि में दिखाई देगा। हालांकि लग्न चार्ट में वो फिर भी कर्क राशि में ही रहेगा। तो बृहस्पति की वो ताकत जो उसे कर्क राशि में मिल रही है, वो खत्म नहीं होती, मगर क्योंकि वो नवमांश चार्ट में कर्क राशि के बारीक हिस्से में जा रहा है जो मकर राशि में दिखता है, तो इसका गहरा मतलब क्या है? बृहस्पति ने अपनी ताकत नहीं खोई है, बल्कि दरअसल लग्न चार्ट में ग्रह की पोजीशन उस ग्रह की पोटेंशियल होती है, उसकी काबिलियत होती है, उसकी सलाहियत होती है। मगर उसका असल बर्ताव कैसा होगा? बर्ताव उसकी पोटेंशियल के मुताबिक ही होगा, उसके बिल्कुल उल्ट नहीं। ये ऐसे है जैसे किसी में बहुत बड़ा बल्लेबाज बनने की पोटेंशियल है, क्षमता हमेशा मौजूद है, मगर हो सकता है वो इंसान अपनी उस क्षमता का पूरा इस्तेमाल न कर पाए अगर वो अनुशासित नहीं है, अगर वो मेहनती नहीं है। तो अब जब वो नवमांश चार्ट में मकर राशि में जाता है, तो मकर राशि का मतलब क्या है? मकर राशि उस शख्स की है जो बहुत समर्पित है, बहुत वफादार है, बहुत अनुशासित है, जो नियम और कानून की पैरवी करता है। तो एक शख्स जिसके पास बृहस्पति कर्क में है, जो कि ऊंची राशि है, कर्क भावनाएं है, पालन पोषण है, तो लग्न चार्ट में बृहस्पति जिस भी भाव में कर्क राशि में बैठा है, शख्स उस भाव के इलाके की चीजों को निखारेगा, संभालेगा। तो मिसाल के लिए, अगर मीन लग्न के किसी जातक के लिए बृहस्पति 5वें भाव में कर्क राशि में जा रहा है, तो मतलब ये कि संतान के मामलों में वो भाग्यशाली होगा, उसे फायदा होगा, और सट्टेबाजी के मामलों में, इश्क मोहब्बत के मामलों में, कला के प्रदर्शन के मामलों में भी कर्क में बृहस्पति अच्छी राशि है, मजबूत राशि है। मगर अब अगर वो 20 से 23 डिग्री 20 मिनट के बीच चला जाए, नवमांश में वो मकर राशि में दिखेगा। इसका क्या मतलब हुआ? मतलब ये कि उसकी किस्मत खत्म नहीं हुई है, मगर ये किस्मत या ये अच्छा फल या बृहस्पति की ताकत, बृहस्पति की डिग्निटी जो उसे 5वें भाव में कर्क राशि में मिल रही है और जो शख्स को इश्क मोहब्बत और संतान और सट्टेबाजी वगैरह में कामयाब बना रही है, ये सब कुछ उसे एक ऐसी फितरत की वजह से या ऐसे अमल की वजह से मिलेगा जो अनुशासन के साथ, नियम कानून की पैरवी करते हुए करना होगा। इसका मतलब हुआ कि शख्स को 5वें भाव के फायदे पाने के लिए नियम कानून की हदों के अंदर रहकर काम करना होगा, क्योंकि उसकी ये पोजीशन अच्छी है। अगर शख्स नियम कानून नहीं मानता, अनुशासित नहीं है, वफादार नहीं है, उसे दी गई काबिलियत के प्रति मेहनती नहीं है, तो उसे नतीजे नहीं मिलेंगे। तो अब उसकी किस्मत या फायदे कुछ हदों के अंदर आ गए हैं, और ये कर्क में बृहस्पति की एक पाबंदी है, अगर वो मकर में हो, जिसका मतलब है कि बृहस्पति उन हदों से बाहर नहीं फैल सकता। बृहस्पति विस्तार का ग्रह है, तो बृहस्पति हर चीज का अंधाधुंध विस्तार नहीं कर सकता। अच्छी किस्मत यहाँ ये तुम्हें विस्तार देगी, अच्छी किस्मत देगी, फायदे तभी देगी जब तुम नियम कानून के अंदर रहकर काम करोगे, मेहनत करोगे, वफादार रहोगे। बृहस्पति नीच का नहीं हो जाता सिर्फ इसलिए कि वो नवमांश में मकर में चला गया। लग्न में कर्क में होने की वजह से शख्स की पोटेंशियल ये है कि वो अपनी काबिलियत को, अपनी सलाहियत को, अपने हुनर को पालन पोषण करे, संभाले। और क्योंकि वो 5वें भाव में है, तो वो अपनी संतान को संभालेगा, अपने इश्क मोहब्बत को संभालेगा, अपनी परफॉर्मिंग आर्ट्स को संभालेगा, अपने करियर में बदलाव को संभालेगा। शख्स अक्लमंदी से करियर में रिस्क ले पाएगा, जो 5वां भाव 10वें से 8वां होने की वजह से दिखाता है। मगर ये शख्स अक्लमंदी से रिस्क लेगा करियर को संभालने की चाहत में।
हालांकि चूंकि ये नवांश में मकर में जा रहा है, तो इसका मतलब है कि शख्स की अवचेतन या कुदरती सलाहियत या शख्स की अंदरूनी फितरत या शख्स के अमल करने का तरीका ये होगा कि वो ज्यादा अनुशासित होगा, ज्यादा वफादार होगा। वो अपने हुनर के प्रति, अपने इश्क मोहब्बत के प्रति, अपनी संतान के प्रति, अपनी रिस्क लेने की काबिलियत के प्रति वफादार और मेहनती होगा। वो इसके लिए बहुत मेहनत करेगा। ये है वो डिसेमिनेशन। बृहस्पति अपनी एनर्जी नहीं खोता, बृहस्पति अपनी ताकत नहीं खोता। बस एक तय क्वालिटी के दायरे में अब बृहस्पति काम कर रहा है। अब अगर बृहस्पति अभी भी कर्क में है मगर मकर की जगह अगर वो नवमांश चार्ट में धनु राशि में चला गया है, तो अब इसका थोड़ा अलग डिसेमिनेशन है। अब इसका मतलब है कि ताकत तो वही है, 5वें भाव में कर्क में बृहस्पति की काबिलियत अब भी मौजूद है, मगर क्योंकि धनु राशि की एनर्जी है या कर्क के बारीक हिस्से के तौर पर वो धनु नवमांश में गया है, जिसका मतलब है कि अब एक आज़ादी का एहसास है, एक उत्साह का एहसास है, एक एडवेंचरिज्म की खासियत है। तो ये शख्स हदों को पसंद नहीं करता, जंजीरों में जकड़ा रहना पसंद नहीं करता, क्योंकि धनु बृहस्पति की अपनी राशि भी है, जिसका मतलब है कि शख्स अब जंजीरों को तोड़ना चाहेगा, नए रिकॉर्ड बनाने की कोशिश करेगा और उसे नियम कानून और वफादारी के पाबंद होने की ज्यादा हदें भी पसंद न होंगी। तो शख्स ज्यादा आज़ादी से काम करने की कोशिश करेगा। तो ये शख्स को और ज्यादा इनोवेटिव बनाता है कि वो कैसे अपना क्रिकेट खेलता है, या कैसे अपना आर्ट दिखाता है, या कैसे संतान से पेश आता है, या कैसे रिस्क लेता है। और क्योंकि ये धनु में है, जो कि एक ज्यादा साहसिक आत्मा है जो धनु देता है, और एक उग्र ऊर्जा जो बृहस्पति के साथ जाती है, तो ये शख्स तजुर्बा करेगा, नई चीजें इजाद करेगा, बॉक्स के बाहर सोचेगा और उसी से शायद उसे ज्यादा फायदा मिले। जबकि अगर नवमांश में मकर में होता तो उसे फायदा तो मिलता, अच्छे नतीजे तो मिलते, मगर ज्यादातर हदों के अंदर काम करने से, और यही उस ग्रह की कुदरती प्रवृत्ति होती। वो किस तरह के नतीजे पाता है ये अलग बात है। यहाँ पर बात पोटेंशियल की है। शख्स की पोटेंशियल जिसके पास 5वें भाव में कर्क में बृहस्पति है और नवमांश में मकर में, इसका मतलब है उसकी अंदरूनी फितरत या अवचेतन फितरत या अपने आप चलने वाली फितरत है कि 5वें भाव के मामलों से निपटते वक्त और विस्तार करने की काबिलियत और अक्लमंदी की काबिलियत का इस्तेमाल करते वक्त वो हदों के अंदर रहकर काम करेगा। जबकि अगर वो धनु में जाता है तो इसका मतलब है उस शख्स की फितरत या उसके बारीक स्वभाव की खासियत ये है कि वो ज्यादा इनोवेटिव होगा और बॉक्स के बाहर सोचेगा। तो क्योंकि एक निश्चित राशि के अंदर बहुत सारे तरीके और कॉम्बिनेशन होते हैं, एक किरदार के मुख्तलिफ हिस्से होते हैं, तो नवमांश में पोजीशन बिल्कुल दिखाती है कि शख्स का बर्ताव कैसा होगा। सिर्फ लग्न चार्ट में दी गई पोटेंशियल ही नहीं, बल्कि असल बर्ताव जो शख्स करेगा, या शख्स के बर्ताव करने का ज्यादा रुझान, या शख्स के बर्ताव करने की ज्यादा संभावना। अब नवमांश चार्ट के इस आखिरी नतीजे या डिसेमिनेशन के बिल्कुल उल्ट जाना बहुत मुश्किल होगा। तो ये शख्स जिसके पास लग्न चार्ट में 5वें भाव में कर्क राशि में बृहस्पति है और नवमांश में मकर में बृहस्पति है, उसके लिए 5वें भाव के मामलों में नियम कानून न मानना, वफादार और मेहनती न होना, अनुशासित न होना बहुत मुश्किल होगा। तो उस शख्स की अंदरूनी फितरत है कि कला, इश्क मोहब्बत, संतान, रिस्क लेने की काबिलियत जैसे मामलों में वो अनुशासित, वफादार और मेहनती होगा। रिस्क लेते वक्त भी वो सोच समझकर लेगा, रिस्क की तैयारी करके लेगा। वो एक नौकरी छोड़कर नहीं भागेगा जब तक दूसरी नौकरी न ले ले या उसके हाथ में ऑफर लेटर न आ जाए। जबकि अगर बृहस्पति नवमांश में धनु में जाता है तो ये शख्स ज्यादा साहसिक है और इसलिए वो और ज्यादा इनोवेटिव होगा। हो सकता है वो एक नौकरी छोड़ दे और दूसरी ढूंढते वक्त, और क्योंकि वो बेरोजगार है उसकी साहसिक प्रवृत्ति और जंजीरों में न जकड़ने की चाहत की वजह से वो पैसे आते रहने के लिए कोई न कोई काम साइड से करता रहेगा, जबकि दूसरी नौकरी ढूंढ रहा होगा। तो रिस्क लेने की काबिलियत ज्यादा है, बिना योजना के, मगर ज्यादा साहसिक और ज्यादा मजेदार या एड्रेनालाइन रश देने वाली एनर्जी वाली। अब तुम एक चीज को अच्छा कह सकते हो और दूसरे को बुरा, जैसे भी देखो।
मगर निश्चित तौर पे अंदरूनी फितरत या कुदरती प्रवृत्ति एक शख्स की, जिसके पास लग्न चार्ट में कर्क में बृहस्पति है और नवमांश में मकर में है, वो ज्यादा अनुशासित होना है। ये उसे कुदरती तौर पर आता है, अपने आप आता है। जबकि लग्न चार्ट में 5वें भाव में कर्क में बृहस्पति हो मगर नवमांश चार्ट में धनु में बृहस्पति हो, तो ये दिखाता है कि साहसिक होना और ज्यादा इनोवेटिव होना, बॉक्स के बाहर सोचना, हदों से बाहर या हदों को पार करके जाना और रिस्क लेना, क्रिएटिव रिस्क, इनोवेटिव रिस्क लेना उस शख्स की अंदरूनी फितरत है जिसके पास नवमांश चार्ट में धनु में बृहस्पति है। और इसी तरह तुम्हें लग्न चार्ट और नवमांश की पोजीशन को एक साथ मिला के देखना चाहिए और अलग अलग नहीं। मैं तुम्हें एक इंसान की एक खास मिसाल भी देना चाहता हूं और आओ बात करते हैं कि इस इंसान के ग्रह कैसे बर्ताव करेंगे, यानी उसका लग्न चार्ट और नवमांश चार्ट। अब यहाँ इस उदाहरण को देखते हैं। यहाँ तुम ये चार्ट देख सकते हो एक शख्स का, या लग्न चार्ट एक शख्स का जिसका लग्नेश बृहस्पति है और चौथेश भी बृहस्पति है, और वो लग्न चार्ट में कन्या राशि में 10वें भाव में पोजीशन है। तो लग्नेश और चौथेश के कन्या राशि में 10वें भाव में जाने की वजह से ये दिखता है कि शख्स में बहुत विश्लेषण करने की काबिलियत होगी, क्योंकि वो कन्या में जा रहा है जिसमें बुध की एनर्जी है। तो उसके पास एक बहुत अच्छी विश्लेषण क्षमता है और सेवा का भाव भी है, खासकर खानदान, घरेलू मामलों और घर की सहूलियतों के बारे में, जैसे गाड़ी, जेवर, बिजली के उपकरण वगैरह। और लोग उसे कैसे देखते हैं, समाज में उसकी क्या हैसियत है, उसकी क्या साख है, उसकी सोचने की शक्ति कैसी है, ये सब कन्या राशि से ताल्लुक रखता है। तो वो विश्लेषण करने वाला होगा और उसकी विश्लेषण क्षमता का विस्तार और बेहतर होगा क्योंकि बृहस्पति वहां पर पोजीशन है। तो शख्स विश्लेषण तो करेगा मगर अक्लमंदी से सोचेगा, खासकर इस बारे में कि लोग उसे कैसे देखते हैं, समाज में उसकी क्या हैसियत है, उसकी क्या साख है। उसी तरह शख्स अपने घर के माहौल, अपने जीवन साथी, अपनी संतान, उसके घर कैसा है, उसके पास घर में किस किस्म की चीजें हैं, कैसा घर है, कैसी गाड़ी है, इन सब के बारे में बहुत विश्लेषण करेगा। तो वो अपने घर और घर के माहौल के बारे में भी बहुत सोच समझकर फैसले लेगा। तो कोई भी चीज ऐसे ही यूं ही नहीं खरीदेगा, बिजली के उपकरण हो या गाड़ी, घर में जो कुछ भी खरीदा जाएगा या घर की सजावट का जो भी सामान होगा, वो एक सोचा समझा, अक्लमंदी भरा और गहराई से विश्लेषण किया हुआ फैसला होगा, क्योंकि वो कन्या राशि में है। और उसी विश्लेषण से, मगर अक्लमंदी और दूरंदेशी का इस्तेमाल करते हुए फैसला लिया जाएगा। हालांकि नवमांश चार्ट में बृहस्पति का क्या होता है? अब नवमांश चार्ट में बृहस्पति मेष राशि में चला जाता है, तो मतलब ये हुआ कि लग्न चार्ट में कन्या में बृहस्पति पोटेंशियल है, तो असल बर्ताव क्या होगा? शख्स की अवचेतन कुदरती फितरत क्या होगी? मेष में बृहस्पति होने की वजह से शख्स की अवचेतन कुदरती फितरत ये है कि वो अपनी विश्लेषण क्षमता के बारे में चहल पहल से, जबरदस्त तरीके से सोचेगा और उसे ज्यादा मुंह से और एनर्जी के साथ एक्सप्रेस करेगा। तो ये शख्स अपनी पसंद को आवाज देगा, अपनी पसंद की वजहें बताएगा, अपने चुनाव के बारे में जोरदार या जिद्दी अंदाज में शरीक होगा, अपने विचार जोर शोर से पेश करेगा, अपने खानदान को बताएगा कि मैं यही चाहता हूं, मैं ये नहीं चाहता, और मेरी इसकी वजह ये है, मेरा तजुर्बा ये कहता है, हमें ये फैसला क्यों लेना चाहिए। तो वो न सिर्फ फैसले के बारे में विश्लेषण करेगा, बल्कि उसे आवाज भी देगा और जोरदार तरीके से, मजबूती से अपनी बात रखेगा और कहेगा कि मैं चीजें इस तरह चाहता हूं, और मेरी वजह ये है, और ये असल वजह है डेटा, फैक्ट्स, तजुर्बे की बिना पे। और तो और, क्योंकि ये शख्स बहुत विश्लेषण करने वाला है, मगर अपनी बात को अक्लमंदी से और जोरदार तरीके से रखता है, आमतौर पर उस शख्स की सलाह या काउंसलिंग या उसकी पसंद को घर में कबूल भी किया जाएगा और माना भी जाएगा, और ये चीज घर से जुड़ी होगी ज्यादा। दूसरी बात, शख्स ये भी बहुत विश्लेषण करता है कि लोग उसे समाज में कैसे देखते हैं, और क्योंकि नवमांश में बृहस्पति मेष राशि में जा रहा है, जिसका मतलब है शख्स अवचेतन तौर पे हमेशा अवचेतन ख्याल ये रहता है कि लोग मेरे बारे में अच्छा सोचें, लोग मुझे अक्लमंद समझें।
और यहाँ तक कि मेरी विश्लेषण क्षमता में भी जब लोग मेरे पास आते हैं तो इसलिए आते हैं क्योंकि मेरे पास बहुत पैनी विश्लेषण क्षमता है, मगर मैं उसके बारे में अक्लमंद भी हूँ। तो जिस तरीके से मैं लोगों से बोलूंगा वो भी बहुत मजबूत और जोरदार होगा। तो मैं न सिर्फ उन्हें अपना विश्लेषण दूंगा जब वो कुछ पूछेंगे, बल्कि मैं उन्हें मजबूती से ये भी बताऊंगा कि उन्हें ये करना चाहिए या ये नहीं करना चाहिए। तो जो शख्स मेरे पास सलाह के लिए आ रहा है उसे सिर्फ मीठी मीठी सलाह नहीं मिल रही, बल्कि उसे मजबूत सलाह भी मिल रही है, जहां मैं उसे जोरदार तरीके से कह रहा हूं, ये करो और ये मत करो। और क्योंकि वो मुझ पे भरोसा करते हैं तो अक्सर वो मेरी सलाह मान लेते हैं और शायद उस सलाह से रहनुमाई भी पाते हैं। तो ये है शख्स की अंदरूनी फितरत, शख्स का अंदरूनी बर्ताव, शख्स का अवचेतन बर्ताव। अब तुम शायद ये भी देख सकते हो कि लग्न चार्ट में बृहस्पति चांद के साथ भी पोजीशन है, तो गजकेसरी योग भी बन रहा है। मगर गजकेसरी योग नवमांश में नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वहां गजकेसरी योग नहीं है, क्योंकि नवमांश चार्ट में बृहस्पति चांद के साथ नहीं बल्कि अकेला पोजीशन है। ऐसा नहीं है, गजकेसरी योग अब भी लागू है और गजकेसरी योग की ये डिग्निटी अपने हिसाब से नतीजे भी देगी। हालांकि अब केतु भी साथ में है, तो गजकेसरी योग की ताकत और डिग्निटी जाहिर तौर पे कम हुई है केतु के साथ होने की वजह से। ये है ग्रह की पोजीशन को किसी दोष या योग में देखने का चौथा या पांचवा स्तर। ग्रह की पोजीशन देखने की पहली लेयर ये है कि लग्न चार्ट में ग्रह की स्वामित्व क्या है और लग्न में उसकी डिग्निटी और पोजीशन क्या है। मतलब कि वो किन भावों का स्वामी है, किस राशि में पोजीशन है या वो कैसे पोजीशन है और उसकी डिग्निटी क्या है, ताकत क्या है। ये है लेयर नंबर 1 और इसी के जरिए तुम विश्लेषण करते हो कि ग्रह के नतीजे क्या होंगे। लेयर नंबर 2 ये है कि नवमांश में उसकी डिग्निटी क्या है, मतलब कि लग्न चार्ट में जो आखिरी पोजीशन है वो कहाँ जा रहा है। क्योंकि लग्न चार्ट की पोजीशन को तुम 9 हिस्सों में बांट रहे हो और ये देखा जा रहा है कि वो किस हिस्से में है। फिर तुम लग्न चार्ट की पोजीशन और नवमांश की पोजीशन को एक साथ रखते हो और फिर उसके नतीजों का विश्लेषण करते हो। तो अगर कोई ग्रह लग्न चार्ट में मकर राशि में जा रहा है और नवमांश चार्ट में मीन राशि में जा रहा है, तो इसका मतलब है कि मकर राशि में ग्रह होने की वजह से शख्स की अंदरूनी फितरत या पोटेंशियल ये है कि उसमें अनुशासन है, पाबंदी है, ढांचा है, नियम कानून और उनकी पैरवी करने की जरूरत है। नवमांश का मीन राशि में होना मतलब है कि शख्स अपनी तसव्वुर और रचनात्मकता का इस्तेमाल करेगा, जबकि वो अनुशासित, वफादार, नियम कानून की पैरवी करने वाला है। तो वो रचनात्मक तरीके से नियम कानून की पैरवी करेगा, रचनात्मक तरीके से अनुशासन का पालन करेगा। मिसाल के तौर पे अगर उसे ऑफिस समय पर पहुंचना है तो वो समय पर पहुंचेगा और वो ऑफिस समय पर पहुंचने के लिए रचनात्मक तरीके ढूंढेगा अगर उसे सही ट्रांसफर नहीं मिल रहा ऑफिस पहुंचने के लिए। और इसी तरह से देखना चाहिए लग्न चार्ट में ग्रह को कैसे देखा जाता है, उसके मुकाबले नवमांश में उसकी पोजीशन को, और अलग अलग नहीं। जो ग्रह लग्न चार्ट में एक साथ नहीं है, अगर वो नवमांश चार्ट में एक साथ दिखाई देते हैं तो उनका कोई योग नहीं बनता, कोई दोष नहीं बनता। तो जब मैं अपनी वीडियोस में लग्न चार्ट के दोष या योग की बात करता हूं तो प्लीज ये फर्ज मत करना कि वो दोष या योग नवमांश चार्ट में भी लागू होता है। इसके उल्ट अगर ग्रह नवमांश चार्ट में एक साथ दिखते हैं और वो लग्न चार्ट में एक साथ नहीं है तो वहां कोई योग नहीं है। सिर्फ वर्गोत्तम पोजीशन जहां लग्न चार्ट और नवमांश चार्ट में एक ही पोजीशन हो वो योग को और मजबूत बनाता है, दोष को भी और मजबूत बनाता है और उसके बिना नहीं। और इसलिए लग्न चार्ट के नियम कानून को नवमांश में लागू करने की कोशिश करने से बचो। ये ऐसा है जैसे एक मुल्क के नियम कानून को दूसरे मुल्क में लागू करना, या एक पकवान बनाने के तरीके को बिरयानी की तरह इस्तेमाल करना मिठाई बनाने के लिए। ऐसा मत करो। ये ऐसा है जैसे एक चम्मच हो, अगर तुम चम्मच चाटोगे तो कोई जायका नहीं है, मगर अगर तुम उस चम्मच को चाटोगे जो किसी मिठाई में गिर गया है तो चम्मच भी मीठा लगेगा। तो अगर लग्न मिठाई है और उस मिठाई का जरा सा भी हिस्सा चम्मच पर लगा हुआ है तो चम्मच मीठा ही लगेगा।
उसे कड़वा नहीं लगेगा सिर्फ इसलिए कि उसे मिठाई से बाहर निकाल लिया गया है। तो दोस्तों, जब तुम नवमांश चार्ट देखो तो मेहरबानी करके इस बात का ध्यान रखो और होश में रहो कि दोष, योग और ग्रह की अपने आप में नवमांश में पोजीशन को कैसे नहीं देखना है। अगर तुम नवमांश में बृहस्पति को कर्क में देखते हो तो ये मत देखो कि अच्छा, तो अब ये शख्स बहुत पालन पोषण करने वाला होगा, बहुत देखभाल करने वाला होगा, बहुत अच्छा होगा। ऐसे मत देखो। देखो कि लग्न चार्ट में वो कहाँ पोजीशन है और उस लग्न में बृहस्पति की पोजीशन से जुड़े हुए इलाके में पालन पोषण और सहारा होगा, ना कि अकेले। हालांकि अगर लग्न चार्ट में बृहस्पति अकेले कर्क में हो तो शख्स उस खास भाव की पोजीशन के बारे में पालन पोषण करने वाला होगा, देखभाल करने वाला होगा। नवमांश में ये दिखेगा कि वो किस तरह से पालन पोषण और सहारा दे रहा है, किस तरह से वो अपनी विस्तार करने की क्षमता और अक्लमंदी को पालन पोषण में ला रहा है, अध्याय की जगह। तो नवमांश में लग्न चार्ट के साथ मिलके बनने वाले कॉम्बिनेशन को ध्यान में रखे बिना ग्रह की नवमांश की खास पोजीशन मत देखो। और इसी तरह से नवमांश चार्ट में ग्रह की पोजीशन देखी जाती है और किसी और तरह से नहीं। तो दोस्तों, अपने नवमांश चार्ट में ग्रहों की पोजीशन देखो, बिना ये सोचे कि नवमांश में ग्रह कैसे पोजीशन है और उस नजरिए से उसका विश्लेषण करने की कोशिश मत करो बिना ये ध्यान रखे कि लग्न चार्ट में वो किस राशि में है और किस भाव में पोजीशन है। योग और दोष नवमांश चार्ट में लागू नहीं होते। दूसरी बात यह है कि जो ग्रह लग्न चार्ट में मेष राशि में पोजीशन है वो नवमांश चार्ट में मकर या कुंभ या मीन राशि में कभी नहीं जाएगा। ऐसा कभी नहीं होगा। तुम जितनी मर्जी चार्ट देख लो, तुम्हें कोई ग्रह ऐसा नहीं मिलेगा जो लग्न चार्ट में मेष राशि में हो और नवमांश चार्ट में मकर या कुंभ या मीन राशि में जाता हो। और ऐसे ही नियम सब राशियों पर लागू होते हैं। लग्न में एक खास पोजीशन वाला ग्रह नवमांश में कहाँ जा सकता है और कहाँ नहीं जा सकता, ये नियम है। और जब तुम्हें लग्न चार्ट और नवमांश चार्ट में ग्रह की पोजीशन के मतलब की गहरी समझ होगी, तभी तुम असल में ये समझ पाओगे कि नवमांश में उस पोजीशन का क्या मतलब है। दूसरी बात, नवमांश चार्ट तुम्हारी 36वीं साल के बाद का चार्ट नहीं बन जाता। ऐसे नहीं देखा जाता। नवमांश चार्ट एक बारीक डिसेमिनेशन है और उसकी प्रवृत्तियां जिंदगी भर रहती हैं, खासकर जब तुम किसी साझेदारी में हो, किसी रिश्ते में हो। बेशक नवमांश ज्यादा अहम हो जाता है, मगर नवमांश चार्ट के और भी कई पहलू हैं और सिर्फ रिश्ते ही नहीं। और ये लग्न चार्ट की तमाम पोजीशन की एक बारीक पोजीशन है और इसे नवमांश चार्ट में ऐसे ही देखा जाता है। ये लग्न चार्ट के मुकाबले ग्रह की पोजीशन का एक बारीक नतीजा या डिसेमिनेशन देता है। तो ये ध्यान रखो। तो दोस्तों, अपनी कुंडली में देखो कि लग्न की पोजीशन कितनी अहम है और उन ग्रहों को नवमांश में कौन सा बारीक नतीजा या कॉम्बिनेशन मिल रहा है, और वो भी लग्न के बिना नहीं। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करो, इस वीडियो को शेयर करो, और अगर तुम मुझसे ज़ाती सलाह लेना चाहते हो तो मुझसे नीचे दिए गए लिंक्स पर राब्ता करो। किसी और वक्त किसी और वीडियो के साथ तुम्हारे दोस्त और गाइड इरफान आपसे इजाजत चाहता है। नमस्कार।